राजनगर की रात अपने आप में एक अनकही दास्तान थी, लेकिन उस रात जैसे पूरा शहर किसी अनदेखी चेतावनी में जाग रहा था। हवा में हल्की सी नमी थी जो पुराने पेड़ों की शाखाओं को हिलाती हुई किसी पुरानी आत्मा की फुसफुसाहट जैसा एहसास दे रही थी। सड़कें सूनी थीं, बिजली के खंभों पर लटकी पीली लाइटें ऐसी लग रही थीं कि मानो थक कर किसी भी पल बंद हो जाए। और इन सब के बीच दूर क्षितिज पर एक ही चीज स्थिर दिखाई दे रही थी, नीलम हवेली। वो हवेली रात के अंधेरे में सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि जैसे प्रतीक्षा की मुद्रा में थी। उसकी टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और टेढ़ी खिड़कियों से झांकता सन्नाटा मानो हर ईंट में किसी छुपे हुए दर्द की खरोट हो। ऐसा लगता था जैसे हवेली अपनी सांस रोककर इंतजार कर रही हो किसी ऐसे शख्स का जिसे वो बुलाना चाहती हो या चेतावनी देना चाहती हो। उधर सड़क के किनारे एक पुरानी कार आकर धीमे से रुकी। ड्राइवर सीट पर हरिदत्त बैठा था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी, आंखों में लालपन और माथे पर हल्की शिकन। वो अपने आप से बात करते हुए सड़क पर नजरें दौड़ा रहा था कि तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया। दुबला पतला, फटे कपड़े, कांपते हुए हाथ और आंखों में एक बेकाबू डर। साहब, बस कार में जगह दे दीजिए, नहीं तो आज ये ठंड मेरी जान ले लेगी। हरिदत्त पहले तमतमाया, फिर जैसे खुद को कोसा कि वो क्यों चिढ़ रहा है। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा लिया। लड़का ठंड से कांप रहा था। उसका नाम था अंकित। आवाज में कमजोरी भी थी और एक अजीब सी थरथराहट भी, जैसे वो कुछ देखकर भागा हो। कार आगे बढ़ी तो हरिदत्त ने पूछा, कहां से आ रहे हो? अंकित चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, नीलम हवेली से। ये नाम सुनते ही हवा जैसे भारी हो गई। अंकित बोला, मैं नीलम हवेली में काम करता था साहब, प्रभाकर साहब के यहाँ। उनकी बेटी प्रीति को जानता हूँ और शशांक अवस्थी को भी। उसका नाम लेते ही अंकित की आवाज कांप गई। हरिदत्त भौहें चढ़ाता है। कौन है ये शशांक? अंकित फुसफुसाता है। वही जिसने नीलम को बंद रखा, वही जिसने हवेली को शापित किया, वही जिससे सब डरते थे। कोई जानता नहीं कि वो इंसान था या कुछ और। कार की रफ्तार धीमी हुई ही थी कि सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरे इंस्पेक्टर आदित्य राणा, ऊंचे कद के, तेज चाल वाले और शहर के सबसे भयमुक्त अफसरों में से। एक उनके पीछे अर्जुन ठाकुर था। नजरें हमेशा चौकन्नी, लेकिन आज उसमें भी जैसे घबराहट का हल्का रंग था। अंकित ने जैसे ही आदित्य को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। सर, हवेली वो जिंदा है, वो किसी को बुलाती है, किसी को चुनती है। ये सुनकर आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, हमें हवेली तक जाना ही होगा। और तीनों उसी क्षण नीलम हवेली के गेट पर खड़े थे। गेट ढीला था। हवा उसमें से ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई पुरानी स्त्री रो रही हो। अंदर जाते ही जमीन पर ठंड एकदम से बढ़ गई। पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य हाथ से हिलती हुई लग रही थी। अंदर कदम रखते ही एक बात साफ थी, हवेली में कोई था और वो कोई इंसान नहीं था। अंदर की पहली दीवार पर उंगलियों के ताजा निशान थे, पुरानी धूल पर ताजी खरोंचे, जैसे कोई किसी बंद कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगला कमरा और अजीब था। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हवा में हिल रहे थे। लकड़ी की टूटी अलमारी अपने आप चरमरा कर खुली और उसके भीतर से निकला एक पुराना नीला बक्सा जिस पर लिखा था नीलम 1891। ये बक्सा जैसे किसी जिंदा चीज की तरह ठंडा था। अर्जुन बोले, सर, इसे कोई हाल ही में छूकर गया है। लेकिन उसी क्षण बक्सा खुद खुल गया और नीली धुंध कमरे में फैल गई। तापमान अचानक गिर गया, दीवारें ठंडी हो गई और धुंध से धीरे धीरे उभरने लगा एक चेहरा। लंबे खुले बाल, नीला घूंघट, चीनी जैसी सफेद आंखें। और फिर वो पूरी तरह सामने आई, नीलम। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में मिल जाती, पर इतनी गहरी कि सीधे दिल तक उतर जाए। वो बोली, आदित्य। आदित्य के कदम भारी हो गए। तुम मुझे जानती हो? नीलम ने कहा,
तुम्हारे बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। तुम लौट कर आए हो, देर से, लेकिन आए तो हो। हवा और ठंडी हो गई। नीलम आगे बढ़ी और कमरे भर में जैसे अंधेरा घुल गया। अर्जुन ने आदित्य को खींच लिया। उधर नलिनी अंदर दौड़ते हुए आई और तुरंत मंत्र पढ़ने लगी। नीलम पीछे हटने लगी, पर जाते जाते दीवार पर उंगलियों से लिख गई NKITLIVE। हर कोई ठहर गया। अंकित, जो अभी उनके साथ था, कहीं हवेली के भीतर जिंदा था। हवेली उसे पकड़कर ले गई थी। अगले दिन प्रीति से पूछताछ में पता चलता है कि उसके पिता प्रभाकर हवेली के पुराने मालिक थे और नीलम उनकी कोई सामान्य नौकरानी नहीं थी। वो हवेली की असली रक्षक थी। हवेली उसके साथ जुड़ी थी, उसकी आत्मा बंधी थी। और शशांक अवस्थी, वो सिर्फ नौकर नहीं था, वो हवेली के श्रापों का रक्षक था। हवेली को अंधेरे में रखने वाला नीलम की कैद का असली कारण। रात ढलती है और आदित्य टीम के साथ फिर हवेली में प्रवेश करता है। आज हवेली पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रही थी। कमरों की लाइटें अपने आप चालू हो रही थी। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे उनके पीछे से कोई देख रहा हो। तहखाने में उतरते ही हवा भारी हो जाती है, जमीन ठंडी हो जाती है। एक कोठरी के अंदर अंकित बेहोश मिलता है। वो जागते ही कहता है, सर, वो आने वाला है, आज रात। और जैसे ही वो ये बोलता है, हवेली एक गहरी दहाड़ जैसी आवाज से कांपने लगती है। नीली धुंध फैलती है, सीढ़ियों पर एक परछाई बनती है। कदम धीरे पर दबंग। वो है शशांक अवस्थी। उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा मृत जैसा, और हवा उसके आने के साथ और सर्द हो गई। और उसके पीछे धुंध में तैरती नीलम। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं, उसमें आग थी, दर्द था, रोष था। आदित्य आगे बढ़ता है। तूने अंकित को कैद किया, नीलम को बांधा, क्यों? शशांक पागल हंसी हंसता है, क्योंकि श्राप तभी जिंदा रहता है जब कोई पीड़ित हो। नीलम मेरी कैद थी, और जो उसे मुक्त करने आएगा वो मरेगा। नीलम की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी उंगलियों से नीली लपटें निकलती हैं, हवेली कांपने लगती है। शशांक पीछे हटता है, लेकिन देर हो चुकी है। नीलम चीखते हुए उस पर टूट पड़ती है। कमरा नीली आग से भर जाता है। शशांक की चीख हवेली को चीर देती है। कुछ ही सेकंड्स में वो राख बनकर गिर जाता है। हवेली का अंधेरा टूट जाता है, नीली रोशनी बुझने लगती है, दीवारें शांत हो जाती हैं। नीलम अब सामान्य लगती है, थकी हुई लेकिन मुक्त। वो आदित्य के सामने आती है और कहती है, अब हवेली आजाद है, और तुम वही हो जिसे हवेली ने चुना था। तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती थी। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगता है। वो मुस्कुराती है, अब मैं जा रही हूं। और नीली चमक के साथ नीलम हवेली की दीवारों से बाहर निकल जाती है, हवा में घुलकर गायब हो जाती है। सुबह की पहली रोशनी हवेली पर पड़ती है। सदियों का अंधेरा पहली बार टूटता है। हवा गर्म होती है, पेड़ स्थिर हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है, सर, अब क्या? आदित्य धीरे से मुस्कुराता है, अब शांति। नीलम हवेली के दरवाजे हल्के से खुद बंद हो जाते हैं, जैसे अंत में एक अंतिम सांस भरकर हवेली आखिरकार शांत हो गई हो। नीलम आखिरकार शांत हो गई। उसकी आत्मा की बेचैनी थम गई। लेकिन हवेली की दीवारों पर आज भी वो आखिरी लहराती नीली रोशनी सवाल बनकर टंगी है। क्या ये कहानी का अंत था, या किसी और अनदेखे अध्याय की एक नई शुरुआत? देखते हैं अगले और आखिरी भाग में। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।